नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज सुबह सुबह बहुत जल्दी खबर लेकर के हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये खबर भारत के लिए, भारत के हर नागरिक के लिए ये खबर बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी है। जो खबर हम लेकर के आए हैं, ये खबर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने देश के सब बड़े-बड़े स्वयंभू मीडिया हाउसेज के पोर्टल्स को चेक किया। ये खबर कहीं नजर भी नहीं आ रही। ये खबर ऐसे दबाई गई है जैसे इसको दबाने के लिए सबसे ऊपर बैठा कोई शख्स बिल्कुल आमादा है कि ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी नहीं है सर, कहीं भी नहीं है। मैंने लगातार चेक किया, जितने बड़े मीडिया हाउस के पोर्टल हैं सब चेक किया, खबर नहीं है। ये खबर इतनी चौंकाने वाली है। दरअसल हमारे मोदी जी अमेरिका में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अगर ये मैं कहूं तो इसमें रत्ती भर अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज तक जब हम चर्चा करते थे तो बात होती थी ना कि अडानी की वजह से मोदी की नस दबी है अमेरिका में। पहला अडानी की चर्चा करते थे, दूसरा डोभाल की भी चर्चा कर लेते थे कि डोभाल भी एक कमजोर नस बन गए हैं भारत के लिए। भारत के जेम्स बॉन्ड हैं, लेकिन डोभाल भी कमजोर नस बन गए। लेकिन ये दोनों छोटे प्लेयर ऐसी नस है दबी हुई जो भारत में सत्ता पर खतरा पैदा कर सकती। ये खबर बड़ी संवेदनशील भी है, ये भी बता दूं। सरकार के गले नहीं उतरेगी, ये भी बता दूं। इस खबर के बाद हो सकता है ये वीडियो डिलीट करवाया जाए या चैनल पर कोई इंपैक्ट डालने की कोशिश हो, यह भी मैं बता दूं। हो सकता है हम पर भी कोई इंपैक्ट हो इसका, ये भी बता दूं। क्योंकि ये खबर बहुत जरूरी है और कहीं नहीं दिखाई जा रही है साहब, कहीं नहीं दिखाई जा रही। भारत की सत्ता पर बहुत बड़ा असर इसका पड़ सकता है, ये ऐसी कमजोर नस है। और एक साथ मैंने कहा अडानी डोभाल, ये दोनों अमेरिका में दबे हुए हैं, पकड़े गए हैं। इसके बाद तीसरा मैटर, मशीन, वो चुनावी मशीन ईवीएम। अमेरिका के पास वो सबूत पहुंच चुके हैं। खबर ये भी नहीं है जो बता रहा हूं, अभी चौथी है खबर असली। ईवीएम, इस ईवीएम के सबूत की ईवीएम हैक हो सकता है। हालांकि फिर हमारे चुनाव आयोग ने सफाई दे दी है कि ये वाईफाई से नहीं है, इंटरनेट से नहीं कनेक्ट है। ऐसी नई इंफॉर्मेशन वो लगातार देते हैं हर दिन। वो सब मतलब एक हम लोग क्या कहावत है कि काका बतिया तो हाल सब सही है लेकिन खुटवा यहीं गड़ी। मतलब चाचा आपकी बात तो सारी सही है लेकिन खूंटा मैं यहीं गाड़ूंगा। तो चुनाव आयोग हमारा ऐसे ही है, कहता है सब कह लो लेकिन हम यही कहेंगे कि ईवीएम एकदम दुरुस्त है। तो तीसरा पॉइंट, ईवीएम में हैकिंग और गड़बड़ी के सबूत अमेरिका में, वो मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो तुलसी गेबार्ड ने बताया है कि यहां पर आ चुके हैं सबूत। ईवीएम हैक हो सकता है। ठीक है, अभी तो ये हल्के-हल्के झटका दिया है अमेरिका ने। अब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा होनी है, जिस पेगासस की चर्चा 2019 से हो रही है, व्हाट्सएप जिस एनएसओ के खिलाफ अमेरिका की अदालत में गया, अब अमेरिका से मामला साफ होके आ गया है। भारत में 100 लोगों की जासूसी हो रही थी। ये 100 कौन थे? पत्रकार थे, नेता थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे। और बड़ी बात एक और है, एनएसओ ने बहुत पहले कहा था कि ये स्पाईवेयर जो है, ये हम किसी निजी व्यक्ति को, जैसे हेमंत अत्री मांगे कि लाओ भाई हमको आशीष चित्रांशी की जासूसी करवानी है, नहीं, वो एजेंसियों को देते हैं। ये बात आज नहीं कही, ये तो पहले कही थी कि ये स्पाईवेयर हम एजेंसियों को देते हैं। तो एजेंसी भारत में कौन? एजेंसी मतलब वो ऐसा एजेंसी नहीं कि आपके शहर में मारुति की एजेंसी और हुंडई की एजेंसी है वो खरीद लेगा। एजेंसी मतलब सरकारी एजेंसी ही लेती है। ये जब से सामने आया है, दुनिया में दूसरा देश है नंबर 2 पर भारत, जहां पर सबसे ज्यादा इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है। अब ये किसके-किसके खिलाफ हुआ है, कैसे-कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल जब अमेरिका में सुनवाई चल रही है, तो अमेरिका के पास है। यानी अमेरिका में रंगे हाथों पकड़े गए हैं मोदी जी।
अब साफ इसके साथ एक और खबर मैं आपको इंडिया की बता दूं, साफ साफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस आरवी रविचंद्रन, जज साहब का नाम जो था जस्टिस आरवी रविचंद्रन था शायद, हाँ, आरवी रविंद्रन था। उनकी अगुवाई में एक तकनीकी विशेषज्ञों की समिति बनाई थी इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि भारत के भी सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सरकार कह रही थी नहीं जी हम तो कुछ जानते नहीं है, हम कभी ऐसा सुने भी नहीं है जी। उस सब कमेटी ने जांच की, उसने कहा कि जो भी फोन हमने जांच किए हैं उसमें ऐसा कोई हमें सबूत मिला नहीं है, लेकिन आगे कोट अनकोट उसने कहा कि सरकार ने हमें सहयोग नहीं किया है जांच में, ठीक है, जांच में सहयोग नहीं किया। और आगे 2022 अगस्त में जब रिपोर्ट उसने सौंप दी अपना ये सब लिख के, आज हम अगस्त 25 में पहुंचने के करीब हैं, अप्रैल आधा बीत गया है। वो रिपोर्ट एक लिफाफे में, सील बंद लिफाफे में, उसकी सील आज तक टूटी नहीं है, समझिएगा, नहीं टूटी सील। अमेरिका में जिसपे सुनवाई हो रही है, जिसमें एक परत दर परत खुल रही है कड़ियां, एनएसओ भी बता रही है, लेकिन यहां लिफाफा नहीं खुला। ये तो रही बेसिक जानकारी। अब ये खेल कैसे हुआ, जासूसी कैसे हुई, अमेरिका में कैसे पकड़े गए हैं मोदी जी, ये सब बताएंगे आपको हेमंत भाई, और जो कुछ भी तथ्य दस्तावेज है वो दिखाएंगे भी। हेमंत भाई, ये मामला कैसे पकड़ में आया, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, क्या क्या अमेरिकी कोर्ट में हुआ है, और क्या पूरे रिकॉर्ड तथ्य ब्यौरा क्या आया है सामने, जरा सब रख दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शकों को। आज सुबह सुबह आना पड़ा, सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब किया, सारी टीम को भी डिस्टर्ब किया, लेकिन मामला संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है और देश के लोगों को जानने का हक है। कोई और बताए ना बताए, हम तो बताएंगे। देखिए, ये सारे मामले का खुलासा हुआ है 4 अप्रैल 2025 को अमेरिका की कैलिफोर्निया की उत्तरी जिला अदालत के अंदर, और वहां ऑकलैंड डिवीजन है, उसकी उत्तरी जिला अदालत की ऑकलैंड डिवीजन है, उसमें ये केस चल रहा है। अपने व्हाट्सएप बनाम अपना जो पेगासस जो कंपनी बनाती है, एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, उन दोनों के बीच में ये केस चल रहा है। और ये केस फाइल किया है व्हाट्सएप ने कि एनएसओ ग्रुप ने हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, उसमें अवैध हस्तक्षेप करके हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी जासूसी की, और एक एक पन्ना खोल दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। शुरुआत में अगर आपको ध्यान हो, जब 2019 में इसका खुलासा हुआ था, तो तब ये हुआ था कि 1400 के आसपास लोग पूरी दुनिया में टारगेट किए गए उस समय, अगर आपको ध्यान तो। और भारत के अंदर जो था, उसके अंदर भी जो फिगर उस समय था, उस समय भारत में था कि भारत के अंदर जो 121 लोगों की जासूसी हुई उस समय। अब लेटेस्ट कंप्लीट फिगर्स आ गए हैं, क्योंकि जांच हुई, सारी चीजें हुई और अदालत के अंदर चले गए हैं वो सारे कागज। मैंने कुछ कागज भेजे भी हैं, वो दिखाएंगे लोगों को, दर्शकों को दिखाएंगे। आज जब फाइनल ये फिगर आया है, तो इसमें यह है कि दो जो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर फाइल की है, बाकायदा हर डिटेल व्हाट्सएप ने दी है, उसमें कहा है कि 51 देशों के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज हुआ, 1223 लोगों पर, पूरी दुनिया के 51 देशों में 1223 लोगों पर इस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की गई। ये क्लियर कट कोर्ट के अंदर फाइल हो गया है। आगे चलिए, किन लोगों पर हुई, कौन से देश है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हम उसमें, माफ कीजिएगा, आप गुरु, विश्व गुरु बनते बनते रह गए। आपकी इच्छा तो बहुत थी, पर थोड़ी सी कसर रह गई। दुनिया में आप नंबर 2 पे रह गए जासूसी के मामले में। 1 पे हो सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाए। सबसे पहले अगर देखेंगे, पहला नाम अगर इस लिस्ट में देखेंगे, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें नंबर 1 पे मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका का देश, और इसमें 456 लोगों को टारगेट किया गया। 456 लोग, सोच के देखिए। उसके बाद भारत में नंबर 2 पे है पूरी दुनिया में, 100 को टारगेट किया गया। बहरीन में 82, मेक्सिको को 69, मोरक्को 69, पाकिस्तान 58, इंडोनेशिया 54, इजराइल 51, स्पेन 21, नीदरलैंड 11, हंगरी 8, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड 2, यूएसए 1, फ्रांस 7, और इस तरीके से 51 देशों की पूरी सूची है। और इसमें आप नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है बिल्कुल एंड में, हाईली कॉन्फिडेंशियल, अटॉर्नीज आइज ओनली। सोचिए आशीष भाई, खेल को समझिए, ये कितना सीक्रेट डॉक्यूमेंट होगा, ओनली वकील के लिए है जो आप दिखा रहे हैं लोगों को। नीचे लिखा हुआ हाईली कॉन्फिडेंशियल, ओनली फॉर अटॉर्नीज, और आशीष चित्रांशी उसको शो पे दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर।
तो बाकी आपका मीडिया कहाँ चला गया भाई? पहला सवाल तो यही है, छोड़ दीजिए, मुख्य बात पे आते हैं। भारत के अंदर ये जो जासूसी का जो मामला था, ये आज का नहीं है, ये लगातार तब से चर्चा हो रही है। कोर्ट के अंदर गया, आपने बताया, और सीलबंद रिपोर्ट है, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दीजिए। अमेरिका के अंदर ये केस क्यों गया, ये समझना पड़ेगा। आपको टारगेट किया, कोई कोर्ट में नहीं गया। हिंदुस्तान के कौन कौन लोग थे? बड़े से बड़े राजनेता, विपक्ष के, सत्ताधारी पार्टी के, सरकारी, हिंदुस्तान में जो सरकार, उसके 2 मंत्री, हाँ। भारत के जज। एक की तो नौकरी भी चली गई, एक की तो नौकरी चली गई, वो मुंह फुलाए घूमता है आजकल। नाम मत ले दीजिएगा, आपकी आदत, आप गड़बड़ कर देते, नाम मत, गड़बड़ मत कीजिएगा। देश के टॉप जजेस, चुनाव आयोग, पत्रकार, कौन बचा था? 100 लोगों का फाइनल नाम आ गया है। ये केस फाइल क्यों किया व्हाट्सएप ने? आप जब देखते हैं, जब व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं आप, तो वो इंक्रिप्शन की गारंटी देता है कि आप जो कुछ करेंगे तो इंक्रिप्टेड रहेगा, उसको कोई सुन नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो चूंकि कोई भी, अब दुनिया के अंदर आप देखिए, पूरी दुनिया में जब अगर 1223 लोगों ने के फोन इस तरीके से वो हुए पेगासस के जरिए, तो कोई भी अगर क्लेम डाल देगा तो व्हाट्सएप तो बिक जाएगा। इतना बड़ा क्लेम होगा, प्रिवेसी का इन्वेजन है। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये केस फाइल कर दिया कैलिफोर्निया की उत्तरी जिला अदालत की ऑकलैंड डिवीजन में। वो केस अब एक्टिवली लगातार परसू हो रहा है। अब ये कहानी समझिए, आपको कोई बहुत सारी गलतफहमियां है कि व्हाट्सएप को नहीं सुन सकती सरकार, फेस टाइम को नहीं सुन सकती सरकार, टेलीग्राम को नहीं सुन सकती सरकार, सिग्नल को नहीं सुन सकती। पूरे देश के लोगों को ये गलतफहमी है कि सरकार नहीं सुन सकती। आज आपके लिए सबसे बड़ा रिविलेशन लेके आ रहा हूं कि जिस फोन के अंदर पेगासस है, i14 के बाद तो ये लागू नहीं है, i14 तक के जो फोन है, जिसके अंदर पेगासस इन्फेक्ट हो गया, उसका कुछ भी सेफ नहीं है। आप फेस टाइम पे करते रहिए, टेलीग्राम पे करते रहिए, सिग्नल पे करते रहिए, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। क्यों? आज मैंने एक्सपर्ट से सुबह बात की पहले, स्पेशली अपने लेट हो गया आधा घंटा। उन्होंने बताया कि फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी भी टेलीफोन का, चाहे आईफोन हो चाहे दूसरा हो, उसके अंदर एक कर्नेल होता है, कर्नेल। और वो कर्नेल क्या चीज है? जैसे हमारा दिमाग, मेमोरी। वो जब उससे जब सॉफ्टवेयर की जो यहां से जब टेक वो करता है इंटरेक्ट हार्डवेयर से, तो उस समय पूरी बातचीत इनक्रिप्टेड नहीं होती है, उसके बाद होती है। और पेगासस उसी स्टेज पर उसको पकड़ लेता है। तो कोई सेफ नहीं है, फेस टाइम से लेकर के कोई भी, ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए। ठीक। अब सवाल आया कि i14 के बाद मैंने पूछा कि साहब i14 के जब 2019 में ये हुआ, आईफोन 14 था, उसके बाद क्या? उन्होंने कहा जी ऑफिशियली तो एनएसओ ने वो बंद कर दी पेगासस कंपनी कहने को, लेकिन कौन जानता है, इजराइल का तो काम ही डर्टी ट्रिक्स है ये सब। हो सकता है किसी और कंपनी के नाम से वो कर रहे हो। ऑफिशियली अपडेट पेगासस से नहीं आया ना, किसी और नाम से आ गया होगा। तो ये आशंका आज भी बनी हुई है एक्सपर्ट्स को कि पेगासस कहने को बंद कर दी, क्योंकि कितना बड़ा क्लेम डाल दिया व्हाट्सएप ने। लेकिन हो सकता है वो तमाम और नामों से वो अपना काम कर रहे हो आज भी सेफली। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो खबर है वो दिखाइए जरा, जो दर्शकों को, दोनों जो खबरें, ये है, कोर्ट डॉक्यूमेंट रिवील्स लोकेशंस ऑफ व्हाट्सएप विक्टिम्स टारगेटेड बाय एनएसओ स्पाईवेयर। ये इंडिया की खबर नहीं है भाई, मैं बता दूं आपको, अमेरिका से। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, एनएसओ ग्रुप्स नोटोरियस स्पाईवेयर पेगासस was used to target 1223 WhatsApp users in 51 different countries during a 2019 hacking campaign, according to a new court document। ये आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, जो हमने कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाया। द डॉक्यूमेंट वाज पब्लिश्ड ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, as the lawsuit that Meta owned WhatsApp filed against NSO Group in 2019, accusing the surveillance tech maker of exploiting a vulnerability in the chat app to target hundreds of users, including more than 100 human rights activists, journalists and other members of civil society। अगला पेज दिखा दीजिए इसका। ये पूरी की पूरी कहानी है। तो दर्शकों को मैं चाहूंगा कि इसको बेसिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दीजिएगा अगर टेक्निकली पॉसिबल हो तो, ताकि दर्शक इसको पढ़ सके पूरी कहानी, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं सरलीकरण करके कोशिश कर रहा हूं बताने की कि ये मामला क्या था। अब आप ये देखिए कि अभी तक आप लगातार मना करते गए, हमारी किसी एजेंसी ने खरीदा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? 6 साल से आप कर रहे थे, कब तक बकरे की मां खैर बनाएगी? अभी 22 अप्रैल को फिर सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो क्या भारत सरकार मानेगी पहली बार कि हमने लिया था या नहीं लिया था? लिया था तो किस एजेंसी ने लिया था?
कितने पैसे में लिया था, तब तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई दे रहे थे। आज मेरा आशीष भाई आपसे एक बहुत गंभीर सवाल है, बेहद गंभीर, ये बेहद गंभीर चर्चा नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, आपने तो सारी चीज फॉलो की, उसमें कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसको हम ना तो हाँ करेंगे ना करेंगे, उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन मेरा तो आपसे सवाल यह है कि इस पेगासस के जरिए सरकार ने कथित तौर पर तमाम आरोप है कि उनका किया, देश के किसी भगोड़े का किया क्या जो पैसे लेके भाग गए? किसी आतंकवादी का किया क्या जो दूसरे देशों में बैठ करके पन्नू जैसे लोग या तमाम अजहर मसूद जैसे लोग, उनमें तो किसी का नहीं हुआ। क्या भारत के राजनेताओं से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? भारत के पत्रकारों से भारत की सुरक्षा को खतरा है? भारत के सिविल राइट एक्टिविस्ट से भारत की सुरक्षा को खतरा है? नहीं, ये तो नया राष्ट्रवाद ले आए आप। मैं और जोड़ दूं, क्या देशद्रोही आपके सरकार में मंत्री हैं? जी, मंत्री थे क्या देशद्रोही कि उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था और आपने उनको शपथ दिलवा दी? तब तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हुए। आप तो अभी फिर पत्रकार तक थे। पत्रकार तो मान लिया हम लोग को चीन का एजेंट और मंगल का चांद का एजेंट बताते हैं, ट्रोलर्स। लेकिन जो है आप बताइए कि मंत्री की शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री, मतलब दिलवाते राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री ही तय करते हैं ना। इस दौर में तो प्रधानमंत्री ही जिसको चाहे उसको दिलवा दे शपथ। अपनी कैबिनेट में किसी को शामिल करके उसकी जासूसी करवाई गई हो, उसी की जासूसी करवाई गई हो, और सफाई में बोला जाए कि जो है हम देश विरोधियों के या राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से करवा रहे हैं, तो जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है वो कैबिनेट में क्या कर रहा था? मेरा सवाल तो यहाँ है। विदेशों में बैठे आतंकी हिंदुस्तान में 2014 के बाद 31 घोटालेबाज भाग गए। 31 उनमें से किसी को पकड़ के लाए क्या? आप कोई कोशिश की? और तहुवर का शोर मचा जा रहा है डॉगी मीडिया पे। 31 भाग चुके हैं भाई, अरबों रुपए लेकर के। उन पे पेगासस क्यों नहीं लगाया आपने? पता लग जाता आपको उनके सारे कारनामों का। किसी पे लगाओ तो बता दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा जजों से, चुनाव आयोग से, अपने मंत्रियों से, सिविल राइट एक्टिविस्टों से, पत्रकारों से। कैसा कुतर्क है भाई ये, कैसा कुतर्क है? आगे चल दीजिए। इसकी खरीद की अनुमति किसने दी? कितने में खरीदा? कोर्ट से पूछे बिना इंडिया के अंदर किसी का फोन सर्वेलेंस पे नहीं लिया जा सकता। किससे पूछा था? पूछा था या नहीं पूछा था? प्राइमा फेसी तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि इंडिया के अंदर ये यूज हुआ है। कोर्ट के अंदर एनएसओ ने कह दिया कि हमने किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेचा, हमने सॉवरेन गवर्नमेंट्स या उनकी एजेंसी को बेचे हैं। आशीष चितरंशी के पास तो फोन था नहीं, पेगासस था नहीं, ना आपकी औकात है कि आप खरीद पाए। इसकी कीमत बता देता हूं थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा अचंबा हो जाएगा। इसके कई वर्जन हैं पेगासस के। तो मैंने आज एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो इसकी मोल भाव में कभी किसी दौर में, जो इजराइल भी गया था, उसने तमाम क्रांतिकारी किस्म का, उसने कहा साहब इसका बेसिक मॉडल जो है वो 25 करोड़ रुपए का है। उसके अंदर करीब 5 लाइव लाइन होती है, 5, यानी कि एक गिवन पॉइंट इन टाइम में आप 5 लोगों के फोन लाइव ट्रैक कर सकते हैं। 25 करोड़ का कीमत देखिए। और उसके अंदर जो प्राइस है वो नेगोशिएबल, उसमें मोल भाव हो सकता है, आप कितने वर्ष वो लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, बट 25 से 30 लाइन का जो एक वर्जन है लाइव का, 25 से 30 लाइन का लाइव वर्जन का, उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़। और यहां तो आप देख लीजिए अब क्या है, या तो 100 का तो कंफर्म हो गया, 100 का तो कंफर्म हो गया। या तो इसका क्या प्राइस रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। इसमें 2 तरीके से आशीष भाई होती है जासूसी। एक, आपका फोन रखा है, मैंने पेगासस इन्फेक्ट किया, आपका सारा डेटा ले लिया, उसको कहते हैं डेटा एट रेस्ट। वन टाइम फिनोमिना है, मैं पेगासस डालूंगा, आपका डेटा लूंगा और वो फिर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा पेगासस आपके फोन से। दूसरा इसका जो वर्जन है, उसका जो तरीका है, उसका है डेटा एट रेस्ट एंड इन मोशन। यानी कि आपका जो फोन में था वो तो ले लिया, उसके बाद आप जिससे फोन कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो रियल टाइम सुन सकता हूं। हाँ, रियल टाइम ट्रैकिंग। हाँ, और उसमें मुझे केवल एक कमरा चाहिए 10 बाई 10 का, जिसके अंदर मेरा सर्वर लग जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो ये सारे का सारा कारनामा किया गया। अब 22 अप्रैल को भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या अमेरिका में तो सारा काम खुल गया। और एक चीज और बता दूं आपको, अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर ये भी हो सकता है कि वो व्हाट्सएप को ये कहे कि ये नंबर किसके थे, जरा ये भी बता दीजिए सीनियर डेवलप में। तो उनके पास तो 100 नंबर है, अब बता दिया कि 100 एग्जैक्ट है। पहले उन्होंने कहा 121 है, अब तो 100 फिक्स कर दिए। तो 100 के नाम बताने में उनको कितनी देर लगेगी। और भारत में ऑलरेडी चर्चा है, सबको अलर्ट गए थे व्हाट्सएप से।
प्रियंका गांधी से याद होगा आपको, राहुल गांधी, तमाम हाँ, लोगों ने उस टाइम किया था। हम्म, तो अगर ये नाम वहां पर आ गए तो क्या होगा? हम्म, आप जो रोज मेरे से सवाल पूछते थे कि ट्रंप के सामने बोलते नहीं है, मैंने आपको बार बार क्या कहा कि बहुत सारे राज इजराइल के जरिए अमेरिका में दबे हुए हैं। हम्म, बहुत बार इशारा किया मैंने। ये हम्म, चीज वो है कि आवाज क्यों नहीं, क्योंकि वो नेतन्याहू को तो एक ही जिंदगी में लक्ष्य है कि मिडिल ईस्ट को बर्बाद करना है, फिलिस्तीन को बर्बाद करना है। वो कर रहे हैं लगातार। असली खेल उन्होंने जो 51 देशों के अंदर जो देश इस तरह का सॉफ्टवेयर बेच रहा हो, आप क्या सोच रहे हैं? ये वेपन है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स ए वेपन। हम्म, इससे बड़ा खतरनाक वेपन क्या होगा? वो व्यक्ति नेतन्याहू पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, उसका देश पूरी हम्म, दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल। और वो इतने आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, और वो अमेरिका का बिग डैल बच्चा है शुरू से ही, देख रहे हैं आप। हम्म, तो एक ये वर्षन, अभी तो ये चीज आई है, अब जब ये कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा, आप सोचिए क्या क्या हंगामे होंगे। और ये कब का काम है? 2019 का, जब भारत में चुनाव थे, हम्म, उस समय हंगामा हुआ था ये, चुनाव की पूर्व हम्म, संध्या पे, चुनाव के दौरान। और सारी अदालतें चुप होकर के बैठ गई, किसी ने चुनी की। सील एंड हम्म, वेलप का खेल, इंक्वायरी का खेल, इन्वेस्टिगेशन का खेल। और जब कमेटी ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की ने, कि सरकार ने हमें सहयोग नहीं दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जब कमेटी ये कह रही है कि हमें सहयोग नहीं मिला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या काम बच गया? फिर देश में बंद कर देना चाहिए, अगर वो इसको नहीं निकलवा सकता तो। और अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप सोच लीजिए क्या कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भाई, कैलिफोर्निया की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऑकलैंड डिवीजन की कोर्ट है। आप समझ लीजिए, आपकी जैसे हम्म। नोएडा की कोर्ट होती है, उस टाइप की कोर्ट है। नहीं, वहां तो जिला अदालतें राष्ट्रपति को रगड़ देती हैं। राष्ट्रपति के तो मतलब वहां पे तो बड़े बड़े केस जाते हैं इन अदालतों में, बहुत बड़े बड़े केस जाते हैं। वहां यहाँ जैसे थोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 3 साल से लिफाफा नहीं खुला है, सीलबंद लिफाफा सील ही है। आप कह रहे थे 22 अप्रैल को सुनवाई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में फिर मैं उस आता हूँ रविंद्रन साहब की, जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट पर। जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट मैं सामने जो मैं देख रहा हूं, उन्होंने लिखा रिपोर्ट में कि अगस्त 2022 में तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को अपने द्वारा जांचे गए फोनों में स्पाईवेयर के इस्तेमाल का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पैनल के साथ सहयोग नहीं किया। रिपोर्ट सीलबंद है और तब से इसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। जांच पैनल की निगरानी कर रहे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन ने कहा कि चूंकि रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई है, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। रविंद्रन साहब कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट खोलता नहीं, जांचकर्ता बोलता नहीं, सुप्रीम कोर्ट खोलता नहीं है। ये भारत है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, या कोई मतलब जमहूरियत खत्म है, तानाशाह वाला है? क्योंकि भाई आप पकड़े गए हो रंगे हाथ। इसको इसको मैं जो कह रहा हूं, शुरू से मैंने कहा, इसको रंगे हाथों पकड़े गए हैं अमेरिका में मोदी। इसमें कोई संदेह आपको लगता है क्या हेमंत भाई, कि रंगे हाथों नहीं, पकड़े गए? दिस इज, देखो आप कुछ भी कहते रहो, दिस इज ओपन एंड शट केस। हाँ, ओपन एंड शट केस, अदालत के अंदर चला गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बेशक नीचे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल ओनली फॉर अटॉर्नी, लेकिन आपने तो लोगों को दिखा दिया, ये सारे देश को दिखा दिया, सारी दुनिया को दिखा दिया आपने। नीचे देखिए, उसके लिखा हुआ है ओनली फॉर अटॉर्नी, कॉन्फिडेंशियल। एक तो एक ये और तो सवाल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर बात होती है अमेरिका के डीप स्टेट की, अक्सर बात होती है अमेरिका डीप स्टेट की। ये भी बात होती है कि अमेरिका अपने हितों के लिए तमाम जो है देशों में सरकार बनाने की गतिविधियों में और सरकार हटाने की गतिविधियों में पीछे उसका डीप स्टेट या कुछ ये लोग एक्टिव रहते हैं, एक ग्रुप, एक समूह एक्टिव होता है। तीसरी बात, इस दुनिया में पिंक रिवॉल्यूशन की जब बात हुई, जब एक लाइन से गद्दाफी से लेके कितने देशों में सत्ता परिवर्तन हुए, सत्ता बदल गई, उखाड़ दिए गए, दशकों से जमे लोग सत्ता से उखाड़ दिए गए। उसी दौर में भारत में भी बड़ी भारी भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति हुई थी, उसी दौर में हुई थी। वो एक ही फेज था। उसी फेज से नरेंद्र मोदी नामक महानायक अवतरित हुआ, उसी फेज से पैदा हुआ। अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका भारत की सत्ता में कौन रहेगा? क्योंकि अब मैं इस बात को वहां से भी जोड़ता हूं कि अमेरिका, भारत का अगर विदेश नीति आप देखिए, तो ये गुटनिरपेक्ष देश वाली विदेश नीति रही है नेहरू के समय से।
इंदिरा का अभी राहुल गांधी ने कोट किया था कि न दाएं न बाएं सीधा। अभी मेरे पास अखबार की कटिंग कल की एक आई, पुराना अखबार था, जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को आदेश देने की गुस्ताखी न करे। हम किसी का आदेश नहीं सुनेंगे। लेकिन उसी भारत का स्टैंड हमने 2014 के बाद से बदलते देखा है। मौन मनमोहन के समय में भी नहीं, जिसे मौन मनमोहन लोग कहते हैं, खासकर संघ और भाजपा के इकोसिस्टम में, उस दौर में भी ये नहीं देखा। 14 के बाद हमारी वो फॉरेन पॉलिसी जो न्यूट्रल और तटस्थ रहने वाली थी, गुटनिरपेक्ष रहने वाली थी, जिसमें हर देश के साथ हमारे संबंध एक मतलब हमारी शर्तों के हिसाब से चल जाते थे, वो बिल्कुल ऐसे लगा कि आज इसने कान पकड़ा तो इधर गर्दन झुक गई, इधर पकड़ा तो इधर झुक गई। अमेरिका जब चाहे तब हम अमेरिका के सामने कभी ऐसे 90 डिग्री टाइप में दिख नहीं रहे थे। पहली बार डंका कितना ही बजा ले अंधभक्त यहाँ पे, वो माई फ्रेंड, ऐसी दोस्ती, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, कहाँ बज रहा है कोई दिखावे तो। बैठे हैं यहाँ गांव में, वो उस जिस राज्य के शहर में बैठे, उस राज्य की राजधानी जाने के लिए टिकट कटाने की नहीं है व्यवस्था। बता रहे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में डंका डंका बजा है? तो वो छोड़ दीजिए, वो तो एक पूरा का पूरा इवेंट है जो यहाँ पर, और जब जिसके पीछे डीप स्टेट का हाथ होता है, वो उसके लिए इवेंट और आसान हो जाता है। वहां से भी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि इस मटेरियल पे आपको खेलना है। तो ये जो है, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे सत्ता की गर्दन, जो आपने शुरू में कहा था उसको साफ, हमारे सत्ता की गर्दन अब अमेरिका या किसी अन्य देश के पास है, उसके डीप स्टेट के पास है, या उसके नेतृत्व के पास है? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए आशीष भाई, ये किसको कहते हैं ना, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। आपने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। आपको हम्म, अगर कोई काम करना भी है इस तरीके का काम, तो भारत तो सॉफ्टवेयर में वैसे ही विश्व गुरु है कहने को। हम्म, तो आपको अगर ये चीज करनी भी थी तो अपनी टेक्नोलॉजी से कर लेते, कोशिश। टाइम लगता। हम्म, आपके पास तो एक से एक बड़े एक्सपर्ट है, इंडिया तो सॉफ्टवेयर का ब्रेन है पूरे। हम्म, आपने अपनी सोवरेनिटी, जब आपने ये चीज खरीदी इसराइल से कथित तौर पर, आपने कोई पुष्टि तो की नहीं। कोई चीज आप मुझे बेचेंगे सॉफ्टवेयर का, क्या उसका मूल कंट्रोल आपके पास नहीं है? आपके पास हम्म, सारी चीजें हैं। सोचिए कि यहां अगर मान लीजिए फोन टेप किया गया किसी का, तो उनके पास तो सारा लॉग है, उनका सॉफ्टवेयर तो उन्हीं की कंपनी का है, एनएसओ का। जो आपके पास है वो उनके पास नहीं होगा। तो हम्म, आपने उन्होंने आपकी गर्दन पकड़ी, आपने अपनी गर्दन दूसरे के हाथ में दी। इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आप सॉफ्टवेयर लाए, आपने उसको यूज किया कथित तौर पर। मैं तो यही कहूंगा कि आप तो कहते हो हमने नहीं किया, तो आप कहिए नहीं किया, वो भी नहीं कहते। हम्म, हम्म, खरीदा, वो भी नहीं कहते। नहीं खरीदा, वो भी नहीं कहते। आपसे मैंने कोई चीज खरीदी तो उसका कमांड एंड कंट्रोल तो आपके पास है ना। तो हम्म, उससे जो कुछ मैं निकालूंगा उस सॉफ्टवेयर के जरिए, वो आपके पास तो ऑलरेडी है। वो सारे लॉग्स, वो सारी डिटेल, सब कुछ आपके पास नहीं है क्या? और जब आप विदेशी ताकत को मैं अपने इस तरह के राज दे दूंगा, तो मैं सुरक्षित कैसे रहूंगा? तो भारत ने तो इस तरह की चीज कभी नहीं की थी। और ये तो वेपन है, और वेपन आप खुद खरीद के ला रहे हैं। तो जब आपके ऊपर मैं चीज चला रहा हूं, तो कोई मेरे को भी तो देख रहा है ना। जो लॉग मैंने बनाया, जो चीजें मैंने निकाली उस पेगासस के जरिए, आपके पास तो ऑलरेडी है वो, क्योंकि आप तो पेरेंट प्रोवाइडर हो। एक हम्म, आपने दूसरी बात कही कि मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह और वो सारा ड्रामा अलग चीज होती है। अगर आपको ध्यान हो, भारत की एक डिप्लोमेट थी देवयानी खोरबड़े। डॉक्टर हम्म, मनमोहन सिंह ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया था। हाँ, घुटनों हाँ, पर। रिटर्न में माफी मांगी उनके विदेश मंत्री ने, रिटर्न में। और ये आप पूरी दुनिया के अमेरिकी, लोग, हाँ, अमेरिका ने तमाम देशों के लोगों को बाहर, अवैध प्रवासियों को भेजा। हम्म, भारत के व्यक्तियों को छोड़ करके किसी के हाथ में हथकड़ी बेड़ी दिखाइए मुझे। क्यों? ये है डंका आपका। और भगत उसको भी डिफेंड करते हैं कि आप अवैध रूप से जाओगे तो पकड़े जाओगे, तो यही होगा। हम्म, कमाल देखिए आप। और भारत का विदेश मंत्री संसद में कहता है कि अमेरिका का कानून है। तो अमेरिका का कानून क्या बाकी देशों पर लागू नहीं था? भारत पे लागू था बस। भारत के लिए तो अलग से ये कानून। तो ये शर्म निरपेक्षता आशीष भाई कहीं और से आती है। बेसिकली अंधभक्तों की जो फौज, उसको समझ में नहीं आएगा। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ये गोपनीयता का मसला है। डीप स्टेट वगैरह भारत जैसे बड़े देश के अंदर खेल कर सकते हैं, लेकिन उस खेल का स्कोप किसने दिया? आपने दिया। आप इसराइल से कथित तौर पर अगर आप लाए तो आप बताइए, नहीं लाए तो भी बताइए। आज तो बताना पड़ेगा आपको, वरना तो वो सारा खोल दिया उन्होंने वहां पे। अमेरिका की कोर्ट में तो टू कोर्ट हो गया सारा काम। अब कैसे मना करोगे आप? और उन्होंने ओपन लिखा है कि हमने या तो सरकारों को बेचा है, सॉवरेन गवर्नमेंट्स को, या उनकी एजेंसी को बेचा है। तो फिर हम्म, भारत में कौन कर गया जासूसी? बता दीजिए आप। अब तो लिस्ट आ गई,
पूरी दुनिया की आ गई, 51 देशों की आ गई, अब कैसे मना करोगे? इससे आगे का भी तो एक सवाल, इससे आगे का भी है। देवयानी की बात आपने की, देवयानी में तो मैं विजुअल, एक बार जब ये मैं चर्चा में आया था डॉक्टर साहब की डेथ के बाद, तो मैंने विजुअल दिखाए थे, मनमोहन सिंह के दौर का विजुअल देखिए, जब अमेरिकी दूतावास के बाहर से दिल्ली पुलिस के क्रेन जा करके सारा का सारा जितना वहां पे था, वहां पत्रकार कभी खड़े नहीं हो सकते थे, वहां पत्रकार खड़े होकर के लाइव कर रहे थे। ना अमेरिकी दूतावास सबसे जबरदस्त जो जहाँ की सिक्योरिटी होती है वो अमेरिकी दूतावास के बाहर होता है। सब वहां जितनी बैरिकेड वगैरह था सब क्रेन ने उठा के फेंक दिया था। ऐसी बेइज्जती हुई थी इंटरनेशनल की देखो ये अमेरिका दूतावास के बाहर भारत की सरकार कर रही है। ये नहीं है कि भारत का कोई जो है एक्टिविस्ट ग्रुप कर रहा है, भारत की सरकार कर रही है। ये है अमेरिका बुलडोज जवाब। बुलडोजर नहीं गया था, बुलडोजर नहीं था वो हाँ, ऑफिशियल एक्शन क्रेन, था। ऑफिशियल क्रेन एक्शन, नहीं, क्रेन। ऑफिशियल एक्शन था। सारे वो हटा दिए गए, बॉर्डर्स हटा दिए गए, जो भी सुरक्षा वाले थे, और जितने अमेरिकन डिप्लोमेट थे जो बाहर से उनकी विस्की और ये सारे शौक सामान आते थे, सब बंद सब कर कुछ दिया बैन कर था। दिया था। उसको सब कहते हैं लाल आंख, आशीष भाई, उसको लाल आंख कहते हैं। लाल आंख वाला तो मनमोहन सिंह, और जो सांस नहीं निकाल पा रहे वो डंकापति, वो विश्व गुरु, वो वर्ल्ड असली लीडर। असली सवाल यही है आखिरी, हेमंत भाई। सवाल ये है कि अब दो बातें पैरेलल हैं, अब समानांतर दो बातें मैं ले आ रहा हूं। एक जो तुलसी गेबार्ड ने बोला है ऑफिशियली, बोला कि हैक हो सकता है ईवीएम, और आगे मैंने कल एक शाम में कार्यक्रम किया था, उसमें आप सुन सकते हैं बयान, उसमें कहा कि एविडेंस है उसके। और तुलसी गेबार्ड अमेरिका के इंटेलिजेंस की चीफ हैं, कंप्लीट ओवरऑल इंटेलिजेंस की चीफ है। तो कोई ऐसे नहीं बोल रहा है भारत में जैसे कि संबित पात्रा बोल देते हैं, वो इंटेलिजेंस चीफ है। वो भी, और गर्व की बात यह है कि भारतवंशी है, थोड़ा और गर्व कर लीजिए। अभी भारतवंशी है सम, तो और झूठ नहीं बोल सकते। अभी 17 मार्च को सम्मानित किया था भारत में। सम्मानित किया है तो भारत से सम्मान प्राप्त है, सर्टिफाइड तुलसी के बाद। तो अब तो और भी आपको मानना पड़ेगा, कोई झूठ का सवाल ही नहीं है। अब तुलसी ने कहा जबकि सब एविडेंस है और हैक हो सकता है, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये 100 नाम, अब ये 100 नाम खुलेंगे तो पता नहीं राहुल, प्रियंका, ये किसके किसके, अखिलेश, तेजस्वी, चंद्रबाबू के हो सकता है नाम निकल आवे, नीतीश का हो सकता है नाम निकल आवे। लोग कहते हैं ना नीतीश बाबू क्यों नहीं जा रहे हैं। अब पता नहीं, मैं तो ऐसे नाम ले रहा, पता नहीं किसका किसका नाम आएगा, पता नहीं किसका किसका, क्योंकि जज से लेकर के, पत्रकार से लेकर, नेता से लेकर, मंत्री से लेकर, सब उसमें जो है एक्टिविस्ट जो है, सामाजिक कार्यकर्ता सब हैं। पता नहीं कितने नाम आएंगे। एक नाम से तो सरकार हिल जाती है, गिर जाती है। 100 नाम आएंगे तो कितनों बड़ी अंधभक्त की फौज हो हेमंत भाई। एक बार में माहौल पलटता है कि ये देश में करवा रहे, जिसे हमने समझ रखा था क्या, वो क्या निकला, ये करवा रहे। दूसरी तरफ ये आ जाए, मान लिया सबूत जारी हो जाए कि देखो ईवीएम में बेईमानी सबूत अमेरिका से आ रहा है, इस देश में क्या होगा? सोचिए, कल्पना कीजिए क्या होगा। इन दोनों के दम पर क्या भारत की सरकार को ब्लैकमेल किया जाएगा, अमेरिका के हाथों की कठपुतली बना दिया जाएगा? ये मैं एक सवाल कर रहा हूं अपने संदेह के आधार पर, क्योंकि ब्लैकमेलिंग ये मानवीय स्वभाव में है, और अमेरिका तो ब्लैकमेलर है ही, तो अमेरिका तो है ही। अब देखिए पीयूष गोयल को इस दौर में ये बयान देने की कल जरूरत पड़ी है, आज छपा है कि हम कोई डील बंदूक की नोक पर नहीं करते हैं। वाणिज्य मंत्री ने, अरे मोदी तो ये कहे नहीं, अमेरिका में बैठ करके इतना अपमानित होने के बाद पीयूष गोयल कहे बंदूक की नोक पर नहीं करते। यही पीयूष गोयल कल तक कह रहे थे कि बहुत ट्रेड डील बहुत तेजी से हम बढ़ा रहे हैं, रफ्तार उसकी तेज है, बहुत तेज है, बुलेट ट्रेन से तेज बढ़ रहा है रफ्तार, वंदे भारत से तेज भाग रही है? आज कह रहे बंदूक की नोक पर नहीं कहते। अरे अपने ही बयान कम से कम पिछले 6 महीने देख लिया करो। जैसे ही उसने बेसिकली जैसे ही उसने टैरिफ पर 90 दिन का स्थगन लाया ना, ये तुरंत यहां पर मार्केटिंग में रेस हो गए सब कि अब 90 दिन की मोहलत मिली है, इसी में बेच लो, क्योंकि वो ऐसे रोज बेइज्जत हो रहे थे कि आज टैरिफ लगा, आज मार्केट गिरा, तो अब इससे थोड़ा राहत है 90 दिन, तो 90 दिन फिर चुनाव प्रचार कर लो। ये 90 दिन बेसिकली चुनाव प्रचार के लिए है कि हम बंदूक की नोक पर नहीं, तोप के गोले पर नहीं, हम तो एकदम 56 इंच है, 56 से बढ़ के 112 हो चुका है।
अब सब ड्रामा, उसी ड्रामा के बीच में ये देखिए खुल गया मामला पेगासस। तो मेरा मन का संदेह है, इसका 2 मिनट में चाहिए समाधान, कि कहीं हम हमें इन्हीं, क्योंकि ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, इस देश की सियासत को पलट सकते हैं, ऐसे से ऐसे कर सकते हैं। तो क्या डील अमेरिका की शर्तों पे होगी, एक तरफा शर्तों पर? क्या भारत अमेरिका के संबंध अमेरिका की एक तरफा शर्तों पर रहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? आशीष भाई देखिए, आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही थी ओपनिंग में कि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दुनिया में अगुवा रहा है बहुत लंबे समय हम्म, तक। और 2014 के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो बैलेंस करने की कोशिश बहुत हुई है, लेकिन हम्म, अमेरिका की तरफ झुकाव बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और हम्म, मोदी का जो अमेरिका प्रेम है उसके तो कहने ही क्या है, वो तो अमेरिका में जाके वोट मांगाए थे अब की बार ट्रम्प हम्म, सरकार, और फिर हम्म, यहाँ पे हाउडी मोदी हुआ वहां पर, और यहाँ आकर के फिर नमस्ते ट्रम्प हुआ। तो हम्म, आप तो ना केवल अमेरिका के उस तरीके से साथ हो गए, बल्कि एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रचारक के तौर पर भी हम्म, प्रस्तुत कर दिया खुद को वहां पर भी और इंडिया के अंदर भी। 2019 में आपने देखा होगा जब यहाँ हम्म, ट्रम्प आए थे वो साथ। अब जो स्थितियां हैं वो बड़ी अच्छी नहीं है। भारत डिप्लोमेटिकली हमेशा, जैसे आपने कहा, ना लेफ्ट ना राइट, स्ट्रेट रहा है। हम्म, उसको आपने कहीं ना कहीं उस पोजीशन को कंप्रोमाइज कर दिया है, नंबर एक। नंबर दो, डिप्लोमेसी जो है, मैं आपको हर बार कहता हूं हर एक उस पर, कि डिप्लोमेसी एक गंभीर विषय है। ये फोटो ऑप्टिक्स और ड्रामे की चीज नहीं है। आपने पूरी डिप्लोमेसी को एक ड्रामा बना के रख दिया है। किसी के गले पड़ना, किसी की जफ्फियां पाना, किसी का कुछ करना, करके क्या है वो कभी ना बताना। हम्म, उस सारे का परिणाम आज आप अमेरिका के संबंधों में भुगत रहे हैं। आप ये बताइए, पीयूष गोयल ने कहा कि हम गन पॉइंट पे समझौता नहीं कर दे, तो केवल ये पूछना चाहिए उनसे कि गन लगा कौन रहा है, गन पॉइंट पे ले कौन रहा है, इसी को बता दीजिए। तो माफ कीजिएगा आशीष भाई, इस देश की जो कूटनीति थी, जो विदेश नीति थी, वो मैं बार बार कहता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, वो मोदी नीति हो गई है। वो फोटो ऑप्टिक्स से अलावा कुछ नहीं है। और पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है नोबडी नोज। जो ट्रंप के अडानी है मिस्टर मस्क, उनकी गाड़ी पर 110% से घटा करके आपने टैरिफ सीधा 15% कर दिया, 95% से, और पूरे देश की ईवी पॉलिसी बना डाली। क्या हम्म, आपने ऐसी कोई भी राहत भारत की जनता को दी है कभी आज तक? तो मस्क हम्म, को क्यों दे दी भाई? किन कारणों हम्म, से दे दी? क्या कमियां हैं हम्म, जिसके कारण दे दी आपने? बता तो दीजिए ना। और हम्म, जब आप आमने सामने बैठे करते हैं तब होता है मोल भाव। आप तो हम्म, यूनिलेटरली कर रहे हैं। मैं तो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, आप तो खुद ही करके आगे कि देखिए तो मैंने कर दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी का पुट है। और विदेश हम्म, नीति में फिर कहूंगा कि मोदी जी इसको फोटो ऑप्टिक्स बनाना जितना जल्दी छोड़ दे वो अच्छा है। वरना हम्म, देश की विदेश नीति का मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में, और सब लोग इसको समझने लगे हैं। चाइना हम्म, जब अरुणाचल में घुसता है ना, उधर करता है, उसको ये पता है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। और वही हम्म, हुआ, ना कोई आया ना कोई घुसा, छुट्टी। हम्म, फिर आप कहीं पर भी कैसे लड़ाई करोगे चाइना के साथ? हम्म, और आपका विदेश मंत्री क्या कह रहा है कि वो हमसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं उनसे पंगा मोल ले लूं। तो आपका हम्म, 56 इंची तो राष्ट्रवाद तो दिख रहा है भाई। हम्म, ये सारी चीजें आशीष भाई देखने की है, ये गंभीर विषय है। भारत सरकार को तत्काल इस ड्रामेबाजी से बाहर आकर के अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जो भी कोर्स करेक्शन है, जो भी पीछे गलतियां हुई है, उनको ठीक करना चाहिए। वरना आप विदेश नीति को इस तरीके से गिरवी नहीं रख सकते। छोटे से छोटे जो बनाना कंट्री है वो भी नहीं रखते। आप तो हम्म, बहुत बड़े, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने को, थोड़ा सा मोदी जी को गंभीर होना चाहिए, वो 11वें साल में। वरना देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग कह रहे हैं डंका बज रहा है मोदी का प्रचार, मैं कह रहा हूं लंका लगी पड़ी है। समझ जाएंगे इस बात को। बिल्कुल लंका लगी पड़ी है, और आपने मोदी जी को तमाम सबक दिया है, लेकिन हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ेंगे कि अमेरिका की जिला अदालत क्या बोल रही है। आपके पास 3 साल से लिफाफा पड़ा है, बंद लिफाफा। सुप्रीम कोर्ट, ये मैं हमेशा कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर है। जब तक हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में रीढ़ होगी, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई राजनेता, कोई मंत्री, कोई एजेंसी, कोई पार्टी, कोई इकोसिस्टम, कोई विचारधारा इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर एक खरोंच नहीं लगा पाएगी। बस हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में रीढ़ होनी चाहिए, रीढ़ होनी चाहिए। तो इसलिए उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें, पीठ में रीढ़ की कंडीशन क्या है उस पर ध्यान दे लें, वो सबसे जरूरी है। नहीं तो लिफाफे खुल जाएंगे, लोगों की चेहरों से नकाब हट जाएंगे, और सब बेनकाब हो जाएंगे, मुंह दिखा नहीं पाएंगे, फिर बेशर्मी से भाषण भी नहीं दे पाएंगे, कोई भी हो, बेशर्मी से भाषण भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन नंगा करना शुरू कर दे ना, ये कहाँ झूठ बोलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ, कितना, कितना।
वो 4, 6, 10 हो सकता है जिनके निजी लाभ के ठेके पट्टे मिल रहे हैं, वो खड़े रहे, लेकिन वो भी भागने का अपना रास्ता पकड़ेंगे। वो पहले भागते हैं ऐसे लोग, वो अपना रास्ता पकड़ेंगे कि हमने तो कमाई इतनी की है, हमको पहले भागना है, छोड़ो इसे, हो गया इसका दिन पूरा। तो खैर सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि ये देखिए बड़ा गंभीर है, आपके देश के नागरिकों पर और बड़े जिम्मेदार नागरिकों पर अगर जासूसी हो रही है उनके साथ, तो ये गंभीर मामला है। इसको ऐसे ही नहीं कि आ गया लिफाफे में पड़ा है, सरकार ने कह दिया नहीं राष्ट्रवाद के लिए हमने करवाया है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बस जो सरकार कह दे वही सही। तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है भाई? फिर कुछ नहीं तो ताला चाबी उठाए, आपके पास उठाइए, ताला लगाइए, शटर डाउन करिए, ताला लगाइए। जब सरकार ही का कहना सही है, अंतिम सत्य सरकार का कहना है, तो फिर न्याय, इंसाफ और जिरह की जगह कहां बची साहब? फिर जिरह किस बात की? फिर न्याय और इंसाफ कैसा? सरकार ने कह दिया वो अंतिम सत्य हो गया। हमारे कहने को, हेमंत अत्री के कहने को या सरकार के कहने को जांचना, तौलना, परखना, आंकना, कानून और संविधान की कसौटियों पर कसना, यही तो दायित्व है न्यायपालिका का साहब। हम भी कह दें तो अंतिम सत्य नहीं है। खैर चलिए इजाजत दीजिए, मामला बहुत गंभीर है, आप लोग को वक्त मिले तो थोड़ा देखिए, दिखाइए इस विषय को। कल फिर आएंगे, हेमंत भाई साथ होंगे और कार्यक्रम में ही होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार। नमस्कार।